हाँ तो दोस्तों, आप सबका एवी मोटिवेशन पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जैसे लोगों ने डी फॉर्म कर लिया है, बी फॉर्म कर लिया है, एम फॉर्म कर लिया है, तो आज मैं जो लेके आया हूँ टॉपिक, ये डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म सब के लिए कॉमन है। इट मीन्स ये पूरे फार्मेसी के लिए कोई भी इसको कर सकता है। ठीक, तो करियर आफ्टर डी फॉर्म मैंने बता दिया था, होप सो लोगों ने देख भी लिया होगा। मेडिकल स्टोर कैसे खोलना है वो भी बता दिया था, कैसे कैसे उसमें प्रोसेस करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ब्लैंक थे। कम से कम एक आइडिया मिल गया। इवन उस प्रोसेस से आप जाओगे तो काफ़ी कुछ पैसा आप बचा सकते हो। ठीक, तो आज जो टॉपिक लेके आया हूँ जॉब्स इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, यानी कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कैसे कैसे जॉब करते हैं। ठीक, तो जॉब्स इन इंडस्ट्री में पहले तो आप ये समझो कि डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं। सब कुछ समझाऊंगा कि क्या पूछते हैं, कैसे इंटरव्यू होगा, कैसे आपको पता चलेगा, सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाएंगी यहाँ पे। तो देखो, सबसे मेन चीज़ तो होती है वहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करता है, पहले डिपार्टमेंट समझ लो। प्रोडक्शन हो गया है ना, और प्रोडक्शन के सपोर्टिंग में बाकी के क्वालिटी एश्योरेंस हो गया, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गया, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट हो गया, हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट हो गया, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट हो गया, पैकेजिंग डिपार्टमेंट हो गया, वेयर हाउस हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है किस में हैं, इंडस्ट्री में। अब बात करते हैं एक एक करके पकड़ के, है ना। तो प्रोडक्शन, इंजीनियरिंग, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, हाउस कीपिंग, सिक्योरिटी हो गए, ये डिपार्टमेंट हो गए, है ना। तो अब हम एक एक करके सारे डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं किसकी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, देखो। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होगा। मैन्युफैक्चरिंग का क्या काम होगा, मैन्युफैक्चरिंग करेगा। मैन्युफैक्चरिंग से पहले क्या आ जाएगा हमारा, डिस्पेंसिंग। डिस्पेंसिंग में क्या होता है, हमारा जो पाउडर, एपीआई वगैरह, एक्सीपिएंट वगैरह होते हैं, वो सारे डिस्पेंस किए जाते हैं, वो आते हैं मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में, है ना। एक जनरल आइडिया दे देता हूँ, उसके बाद फिर हम बताएंगे कि क्या क्या पूछते हैं और कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है। ठीक, तो काफ़ी समझने की कोशिश करना, क्योंकि मैंने काम किया इसलिए मुझे चीज़ें आसान लगती, जब मैं बताता हूँ तो लगता है एज इट इज़ मैं कंपनी में हूँ। ठीक, तो डिस्पेंसिंग से आपका पाउडर हो गया, एक्सीपिएंट आ गया आपके मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में आपने क्या किया, पूरा प्रोसेस किया, है ना। जैसे ग्रेनुलेशन हो गया, कंप्रेशन हो गया, कोटिंग हो गया, इंस्पेक्शन हो गया। यहाँ तक होने के बाद आप क्या करोगे, इंस्पेक्शन करने के बाद सारा का सारा मटेरियल क्वारंटाइन एरिया में भेज दिया जाएगा। क्वारंटाइन किसके, पैकिंग के। फिर पैकिंग शुरू हो जाएगी। तो पैकिंग में भी क्या, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, बहुत हाईटेक मशीनें हैं। पैकिंग में जाएंगी, टैबलेट होगा, कैप्सूल होगा, आपका पाउडर होगा, ड्राई सिरप होगा, जो भी जाता है। फिर उसकी क्या होती है, पैकिंग होती है, चाहे स्ट्रिप पैकिंग हो, चाहे ब्लिस्टर पैकिंग हो, चाहे वायल पैकिंग हो, है, चाहे बॉटल पैकिंग हो। तो सब चीज़ों में क्या है, इनकी पैकिंग हो जाएगी। अब पैकिंग होने के बाद ये सारा का सारा कहाँ पहुँच जाएगा, वेयर हाउस में, जहाँ पे स्टॉक करके रखा रहेगा। जब इंडेंट आपका जैसे आता है तो जो टारगेट डेट दी जाती है, उस टारगेट डेट पे उसको क्या है, उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक, ये तो बात हो गई, एक जनरल आइडिया हो गया आप किसका, प्रोडक्शन का। अब इसी से रिलेटेड क्या रहता है, हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट रहता है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन होते हैं, फिटर होते हैं, एचवैक होता है। एचवैक मतलब क्या होता है, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जो वहाँ के अंदर के टेम्परेचर को बनवा के रखता है। तो एचवैक इंजीनियर स्पेशली होता है। ठीक, उसको बोलते हैं वाटर सिस्टम। वाटर, भाई हॉट वाटर चाहिए, प्यूरिफाइड वाटर चाहिए, वाटर फॉर इंजेक्शन चाहिए, किस तरह का पानी रिक्वायर्ड है, हीट चाहिए, बॉयलर चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट चाहिए। मैकेनिकल सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए, मशीनों की सही सलामती के लिए, मतलब उनके मेंटेनेंस के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए। बड़े बड़े सॉफ्टवेयर, जाहिर सी बात, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं तो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर में चलाई जाती हैं। तो उन सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने के लिए भी क्या चाहिए होते हैं, इंजीनियर्स चाहिए होते हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करें अगर, तो डॉक्यूमेंटेशन भी होता है। ठीक, डॉक्यूमेंटेशन का एक अलग विभाग होता है, वहाँ पे भी फार्मेसी वाले रहते हैं। सब जगह फार्मेसी वाले, इंजीनियरिंग छोड़ दो तो सब जगह फार्मेसी वाले भरे पड़े हैं, इवन इंजीनियरिंग में भी पहुँच जाते हैं। ठीक, क्योंकि सपोर्टिंग, सारा जो मैन्युफैक्चरिंग के सपोर्टिंग चीज़ें ही तो हैं वो सब। अब डॉक्यूमेंटेशन में डेविएशन, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर,
BMR, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, बैच पैकेजिंग रिकॉर्ड, है ना। तो ऑडिट रिलेटेड डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें क्या है, कौन, डॉक्यूमेंटेशन का डिपार्टमेंट कराता है। फिर अगर हम बात करें क्वालिटी एश्योरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है क्वालिटी एश्योरेंस मैन्युफैक्चरिंग के बाद। मैन्युफैक्चरिंग जो हमने की है, टाइम टाइम पे क्वालिटी एश्योरेंस वाले क्या करते हैं, रैंडम सैम्पलिंग करते हैं। प्रोडक्शन के जो पर्सन होते हैं वो तो रैंडम सैम्पलिंग करते ही करते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस स्पेशली उनका काम ही यही होता है, मॉनिटरिंग करना कि जो आप कर रहे हो वो प्रॉपर तरीके से, मीन्स जो मैन्युफैक्चरिंग वाला कर रहा है उसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए एक अलग से विभाग बनाया गया है वहाँ पे, कि जो सैम्पलिंग हमारी है वही सारी सैम्पलिंग उनकी भी है, मीन्स क्रॉस चेक हो सके, जिससे कि मिसलीडिंग के चांसेस किसी भी तरह से ना हो पाएँ। ठीक, फिर जगह समय समय पे ऑडिट होती रहती है। फिर उसमें क्या, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है। क्वालिटी कंट्रोल का नाम से ही पता चलता है क्वालिटी का कंट्रोल करना। ठीक, क्वालिटी कंट्रोल में भाई जैसे आपने कोई मटेरियल है, जैसे सैम्पलिंग की, सैम्पलिंग में API बराबर सभी में है कि नहीं है ना। मटेरियल जैसे वैलिडेशन वगैरह करना है, मशीनों की देख रेख करनी है, एरिया आपका प्यूरीफाइड है, मतलब क्लास D एरिया है कि नहीं, क्लास A एरिया है कि नहीं, जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो चीज़ें फुलफ़िल हो पा रही हैं कि नहीं। ठीक, तो ये सारी चीज़ों की जानकारी, मॉइस्चर कंटेंट निकालना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है, तो अलग अलग विभाग उसमें दिए हुए होते हैं। ठीक, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट भी वहाँ पे होता है। हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में जैसे जो डेली कपड़े पहने जाते हैं उनकी वॉशिंग वगैरह करवाई जाती है, फ्लोर क्लीनिंग की जाती है, स्क्रैप कलेक्शन किया जाता है ना, तो एरिया सैनिटाइजेशन वगैरह किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें कौन करवाता है, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट करवाता है। ठीक, तो ये एक जनरल सा आइडिया हुआ कि इंडस्ट्री में काम कैसे करते हैं। ठीक, मीन्स इंडस्ट्री के बारे में, तो इस तरह से करके इंडस्ट्री में काम किया जाता है। ठीक, तो इंडस्ट्री में काम करते 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 ये सारी चीज़ें होती हैं। अब पता कैसे चलेगा आपको कि इंडस्ट्री में काम कैसे करते हैं, एक मिनट। तो इंडस्ट्री में काम कैसे करते हैं, ये एक आइडिया मैंने दे दिया, इंडस्ट्री कैसी होती है, एक आइडिया लगा लो, इस तरह से करके इंडस्ट्री होती है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इंडस्ट्री में जॉब निकली है, तो देखो बच्चों होता क्या है कि ऑनलाइन आप सर्च करो, सर्च करने के बाद जगह जगह पे क्या हुआ है, कंसल्टेंसी बड़े बड़े शहरों में बनी हुई हैं। ठीक, कंसल्टेंसी बनी हुई, कंसल्टेंसी के थ्रू आप जा सकते हो। बहुत सारी ऑनलाइन साइट हैं जिसके थ्रू जब वैकेंसी निकलती हैं तो फार्मा कंपनी के लोग क्या उसमें वैकेंसी डाल देते हैं मोस्टली। तो उस पर क्या, जैसे कंसल्टेंसी कराती है, या कभी कभी बहुत सारी कंपनी हैं, एल्केम लेबोरेटरीज़ हो गई, सन फार्मा हो गई, ये लोग क्या करते हैं डायरेक्टली जो है अपने वॉक इन इंटरव्यू, टोरेंट हो गई, टोरेंट फार्मा जैसे नाम सुना होगा आप लोगों ने, ये लोग क्या करते हैं डायरेक्ट अपने वॉक इन इंटरव्यू निकालते हैं। तो इनके ऐड वगैरह आपको नेट से मिल जाते हैं, बहुत सारी साइट हैं जिस पे जो है इन चीज़ों की डिटेल दी जाती है। ठीक, वहाँ पे क्या होते हैं कि भाई कंपनी का बंदा आता है और वो आपसे क्वेश्चन आंसर करता है, उसके बाद जो है वहीं पे एक HR का आदमी रहेगा, प्रोडक्शन का रहेगा, QA का रहेगा, QC का रहेगा, जो भी आता है वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। ठीक, तो इस तरह से करके और भी बहुत सारी चीज़ें, ये कि जैसे साइट पे है, बहुत सारे लोगों ने कंसल्टेंसी ही साइट पे खोल के रखी है, वो बताते चलते हैं अपना धीरे धीरे करके कि कैसे कैसे क्या क्या करना। अच्छा, कंसल्टेंसी से अटैच होने बहुत सारी पेड कंसल्टेंसी रहती हैं। नौकरी.com पे आप रजिस्टर कर लीजिए, देखिए आप डेली 2-4 जॉब आपकी अपडेट, चाहे मार्केटिंग की जॉब हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग की जॉब हो, अपडेट होती रहती हैं। अगर आपके रीचेबल पॉइंट पे है, जहाँ तक आप पहुँच सकते हो वहाँ तक है, तो आप जाइए और आराम से अपना इंटरव्यू दीजिए, अगर आप सेलेक्ट होते हो तो ठीक। अब सवाल ये उठता है कि सर पूछते क्या क्या हैं। ठीक, कुछ कंपनियां हैं जो जेन्युइन क्वेश्चन, देखो पहली चीज़ तो आपका जो CV होता है बड़ा इम्प्रेसिव होना चाहिए। CV जो है, जो आपका करिकुलम विटे है, वो काफ़ी इम्प्रेसिव होना चाहिए, सारी डिटेल्स उस पर आपकी लिखी होनी चाहिए। अब CV आप देते हो, उसके बाद भी सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है उसका, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। जबकि आपके बारे में आपने सब कुछ CV में लिख दिया है और इंटरव्यूअर को सब कुछ पता है। ठीक, अब टेल मी अबाउट योर सेल्फ जब तक आप बताओगे, मीन्स
वो जानना चाहता है। क्वेश्चन आंसर राउंड क्या भाई, आप जाहिर सी बात है एकेडमिक से हो, फ्रेशर्स हो, पढ़ के आए हो, सारा एकेडमिक नॉलेज आपके पास होगा, आपका सीवी बता रहा है, फिर भी क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं। वो देखने के लिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। आप जिस जॉब के लिए गए हो, जॉब के लिए इंटरव्यू देने, उस जॉब के प्रति आपका डेडिकेशन कैसा है, आपका टीम वर्क में, मतलब टीम वर्क की तरह आप काम कर सकते हो कि नहीं, आपका बिहेवियर कैसा है। मीन्स एकेडमिक नॉलेज जज करने के लिए नहीं होता है, फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब तक आप टेल मी अबाउट योरसेल्फ बोलोगे उतनी ही देर में वो देख लेगा कि आपका बोलने का तरीका, आई कांटेक्ट। जब भी आप बोलते हो अपना नाम बताइए पढ़े अच्छे से, हैं कि माई सेल्फ अवरेन सिंह, तो माई सेल्फ ना बोल के माई नेम इज़ अवरेन सिंह या आई अवरेन सिंह, हैं आई हैव डन माई डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट। अगर परसेंटेज अच्छा है तो आप परसेंटेज लगा दो, नहीं अच्छा है तो छोड़ दो, मत बताओ। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू में हम सिर्फ और सिर्फ अपनी अच्छी बातें बताते हैं, बराबर, जो इम्प्रेसिव हों, जो हमें प्रेजेंट कर सकें अच्छे तरीके से, वही बातें बताई जाती हैं। ठीक, फिर थोड़ा सा भाई जाहिर सी बात, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए गए हो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में गए हो, तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड चाहे डी फॉर्म में हो आप, चाहे बी फॉर्म में हो आप, चाहे एम फॉर्म में हो, सब ने पढ़ रखा है। टैबलेट के बारे में पढ़ के जाइए, कैप्सूल के बारे में पढ़ के जाइए, सिरप हो गया, एलिक्सर हो गया, लिंक्टस हो गया, डॉट्स हो गया, पॉल्टिस हो गए, मींस इमल्सन हो गया, सस्पेंशन हो गया, बेसिक चीज़ें जो कंपनियों में बनती हैं। देखो, कंपनी वाले को बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज आपकी बाकी चीज़ों में नहीं होगा, लेकिन जो काम कर रहा है, जहाँ पे कैप्सूल टैबलेट में काम किया है उसने, ग्लाइडेंट कौन से होते हैं, एक्सीपिएंट कौन से होते हैं, मींस जो नॉर्मल सुटिक्स में आप पढ़ते हो उनका बेसिक नॉलेज, क्योंकि भाई जाहिर ज़्यादा आपके पास इंडस्ट्रियल नॉलेज तो है नहीं। जो लोग जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जिनके पास एक्सपीरियंस है उनको फिर एजुकेशनल नॉलेज से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, उनको फिर इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस उनके पास होना जो है, जो उन्होंने किया है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करें। लेकिन फ्रेशर्स के लिए ये बड़ी समस्या है, क्योंकि उनके पास इंडस्ट्रियल नॉलेज नहीं। कोई बात नहीं है, जो आपने पढ़ा है उसके बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। टैबलेट कैप्सूल इंडस्ट्रीज़ में बनती हैं, तो टैबलेट कैप्सूल के बारे में आपसे पूछा जा सकता है और उसको अच्छे से नॉलेज है कि टैबलेट कितने तरीके की होती हैं, टूलिंग्स कैसे होती हैं, टैबलेट डिफ़ेक्ट कौन कौन से होते हैं, टैबलेट में कौन सा डिफ़ेक्ट आता है तो किस रीजन से आता है, उसको कैसे सही करें। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने फार्मास्यूटिक्स में किसी में भी हो, चाहे आप डिप्लोमा में पढ़े हो, चाहे आप बी फार्मा में हो, चाहे आप एम फार्मा में हो, सब ने पढ़ी है ये सारी चीज़ें। ठीक, कि भाई टैबलेट डिफ़ेक्ट हो गए, कैप्सूल डिफ़ेक्ट हो गए, कैप्सूल के साइज हो गए, अलग अलग साइज होते हैं, इमल्सन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, कैसे बनाते हैं, सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, कौन सा मीन्स कौन सा मोबाइल फेज़ है, कौन सा लिक्विड फेज़ है, ये सारी चीज़ें जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ये सब चीज़ें वहाँ पे पूछी जाती हैं। कुछ एक कंपनियाँ हैं जो अपना रिटर्न भी कराती हैं, रिटर्न कराने के बाद फिर आपका क्या कराती हैं, इंटरव्यू लेती हैं। इंटरव्यू कई कई कंपनियों में कई कई राउंड में होता है, जैसे फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 हो गया। इसमें बहुत सारी कंपनी, जैसे सपोज़ करो वॉक इन में हुआ, वॉक इन में उन्होंने बुलाया, आपका 1 राउंड हो गया, 2 राउंड के लिए आपको कहाँ बुलाएंगे, कंपनी बुला लिए। फाइनल राउंड आपका HR राउंड होता है, जहाँ पे आपकी सैलरी डिस्कस की जाती है। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि पैसा कितना मिलेगा, मेन पॉइंट है ना। तो पैसा बच्चों सब कंपनी का अपना अलग अलग है, तो जब आप जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जाओगे वहाँ आपका आइडिया लग जाएगा कि कब कितना कितना पैसा कौन कौन देता है। ठीक, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा पैसा नहीं मिलता है इंडस्ट्री में भी, लेकिन ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है धीरे धीरे करके। क्योंकि होता है क्या, जब पैकेज कम होता है, पैकेज जब कम होता है तब वहाँ पे क्या इंक्रीमेंट परसेंट में लगता है, तो चाहे ज़्यादा परसेंट इंक्रीमेंट लग जाए, लेकिन जब पैकेज ही छोटा है तो परसेंट भी थोड़ा रहेगा। लेकिन जैसे जैसे आपका पैकेज बड़ा होता जाता है वैसे वैसे आपकी क्या परसेंटेज जो इंक्रीमेंट का है वो बढ़ता जाता है। प्लस इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री अगर आप स्विच करते हो तो काफ़ी अच्छा पैसा मिल जाता है। और अलग अलग लेवल है, जैसे मान लिया सपोज़ करो सिंपल डी फॉर्म की बात करो, जैसे डिप्लोमा वाले हैं बच्चे हैं, डिप्लोमा वाले बच्चे जैसे जब जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, अगर आप वहां जाकर टेक्नीशियन की जॉब में लग गए, मशीन चलाना शुरू कर दिया आपने, अगर आपका के काम से वो प्रभावित हो गए तो कंपनियां स्पॉन्सर्ड कर देती हैं
कंपनियां खुद स्पॉन्सर करती हैं आपकी एजुकेशन को, आपको बी फार्म करा देंगी, एम फार्म करा देंगी, और उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी कंपनियां हैं। मैंने खुद अपने 9-10 साल के करियर में 3 से 4 लोगों से मैं ऐसे मिला हूँ जो लोग एज ए डी फार्म, एज ए टेक्नीशियन ज्वाइन किए थे, और उन वहाँ पे जैसे डॉक्टर रेड्डी कंपनी का एक बंदा था मेरे साथ, डॉक्टर रेड्डी ने खुद उसका स्पॉन्सर करके बी फार्म करवाया, बी फार्म करवा के फिर बी फार्म लेवल पे उसकी जॉब शुरू हो गई। तो ये सब डिपेंड करता है कि आप काम कैसे करते हो। जिस तरह से आप काम करोगे उस हिसाब से आपको वहाँ पे रिबेट मिलेगा। काम को सीखना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए ये काम मेरा नहीं है, ये काम मेरा नहीं है, अच्छा, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो समस्याएं आएंगी। और हाँ, काम कैसे होता है, वहाँ रोटेशन में शिफ्ट चलती है, 8-8 घंटे के रोटेशन होती हैं। जैसे फर्स्ट शिफ्ट की बात करो, मोस्ट ऑफ कंपनी में, है ना, कुछ कंपनियों में इधर उधर हो सकता है, मोस्ट ऑफ कंपनियों के शिफ्ट में बता देता हूँ, सुबह 7 बजे से 3 बजे तक पहली शिफ्ट होती है, 3 बजे से रात 11 बजे तक दूसरी शिफ्ट होती है, 11 बजे से सुबह 7 बजे तक तीसरी शिफ्ट होती है। 3 शिफ्ट में कंपनियों में काम होता है, और आप लोगों की शिफ्ट कभी भी रोटेशन में लगाए, रोटेशन में ही रहती ही है। ये मान लिया एक शिफ्ट में आप फर्स्ट शिफ्ट में हो तो दूसरी शिफ्ट में सेकंड में गए, फिर थर्ड में गए, फिर फर्स्ट में आए, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में। जब कभी ऑडिट वगैरह होती है तो ऑडिट में 12 घंटे की शिफ्ट लग जाती है, लेकिन जो 12 घंटे किया, यानी 8 से 4 घंटे ज़्यादा आपने जॉब कर ली ना, तो उस 4 घंटे का आपको ओवर टाइम मिलता है। संडे को अगर आप गए, कंपनी संडे को आपको किसी के लिए बुलाया गया, जैसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, मशीनों की मेंटेनेंस के लिए संडे को काम होता है, संडे को प्लांट बंद रहता है, लेकिन अगर आपको बुलाया जाता है तो उसका अलग से पैसा आपको दिया जाता है, और वो आपके सैलरी के बेसिक से जस्ट डबल होता है पैकेज, बराबर। तो इस हिसाब से आपको पैसा वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। कुल मिला के पैसे की कोई कमी नहीं होती है, बस ये है कि शुरुआती दौर पे स्ट्रगल करना पड़ता है। स्ट्रगल देखो, चाहे आप मार्केटिंग में जाओ, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में जाओ, हर जगह स्ट्रगल तो है ही। इवन मेडिकल स्टोर खोलोगे वहाँ पे भी स्ट्रगल है, शुरू में कस्टमर आते नहीं हैं, आप जो है भाई जाहिर सी बात है, या तो अच्छे से कोई डॉक्टर बिठा लो कि पर्चे उसके मिलते रहे, तब तो समझ में आता है, अदरवाइज़ प्रॉब्लम वहाँ पे भी आती है। तो कुल मिला के सभी जगह आपको स्ट्रगल करना पड़ता है ना। तो इंडस्ट्री में क्या, एक बार घुस गए तो आगे चल के, हाँ, एक माइनस पॉइंट क्या है जो मैं बताऊँ, जो मैंने फील किया है इंडस्ट्री में रह के, आपकी अपनी सोशल लाइफ, मीन्स आप अपने एरिया में आपको कोई नहीं जानेगा, सोशल लाइफ लगभग ख़त्म हो जाती है। भाई जाहिर सी बात है कि इंडस्ट्री अपने यूपी में है नहीं, इंडस्ट्री के लिए आपको नियरेस्ट उत्तराखंड, हिमाचल, बद्दी, यही सब हैं एरिया जो नियरेस्ट हैं। दूर दूर तो फिर महाराष्ट्र चले गए आप, कर्नाटका चले गए, कहीं भी चले जाओ, हैदराबाद चले गए, दूर दूर बहुत सारी कंपनियां हैं जॉब करने के लिए। ठीक, तो मैंने आपको फ़ायदे भी बता दिए और नुकसान भी बता दिए। नुकसान कम हैं, फ़ायदे ज़्यादा हैं। तो कुल मिला के और बड़ा अच्छा सा माहौल होता है, पार्टीज़ होती हैं, मीन्स कहीं किसी तरह की कोई समस्या होती नहीं। क्योंकि मैंने खुद बताया कि मैं भी 9-10 साल काम किया हूँ इंडस्ट्री में, बहुत हैप्पी लाइफ रही है। अब आप लोगों के लिए आ गया हूँ, आप लोगों की लाइफ में क्या क्या किया जा सकता है, चाहे डी फार्म के बाद हो, चाहे बी फार्म के बाद हो, चाहे एम फार्म के बाद हो, बड़े आराम से आप चाहे मैन्युफैक्चरिंग में भी जा सकते हो, क्वालिटी एश्योरेंस में भी जा सकते हो, क्वालिटी कंट्रोल में भी जा सकते हो। ये तीनों की बात बता रहा हूँ, स्पेशली किसी एक की नहीं, डी फार्म के बाद। बस ये है कि डिफरेंस कहाँ, थोड़ा थोड़ा सैलरी पैकेज में, अगर आप बी फार्म करके गए हो तो आपका पैकेज कम रहेगा, बी फार्म करके गए हो थोड़ा उससे ज़्यादा रहेगा, और एम फार्म करके गए हो तो उससे थोड़ा सा और ज़्यादा आपका पैकेज रहेगा। तो इस तरह से करके आपको क्या इंडस्ट्री में काम करना रहता है। तो 8-8 घंटे की शिफ्ट हो गई, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, फिर मैं उसके जवाब देता हूँ। अगर कुछ और जानना है, किसी और टॉपिक के बारे में जानना है तो आप उसके बारे में बताइए, उसके बारे में भी वीडियो बनाया जाएगा। फ़िलहाल ऑल द बेस्ट।